एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। वायुसेना ने कल रात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर अपनी संचालन क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपनी तरह के इस पहले आयोजन में वायुसेना के राफेल, जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और मिग 29 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। साथ ही वायुसेना के मालवाहक विमानों C-130J सुपर हरक्यूलिस और AN-32 विमानों और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने भी एयर शो में भाग लिया। युद्ध के दौरान, आपातकालीन अभियानों और प्राकृतिक आपदाओं के समय हवाई पट्टी को वैकल्पिक रनवे के रूप में उसकी दक्षता को जांचने के लिए एयर शो का आयोजन दिन और रात के समय किया गया। इस दौरान आसमान को चीरती विमानों की गर्जना और हर दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखने वाले वायु सैनिकों का शौर्य सेना के तमाम अधिकारियों समेत दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों ने भी देखा। गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 26 से ज्यादा लोगों के घायल होने की संभावना है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का गोवा मेडिकल कॉलेज और नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बिचोलीम अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। साथ ही अधिकारियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस हादसे पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर घटना की जानकारी ली। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इंसिडेंट जो हुआ दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था। इन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। कुछ लोगों को रिफ़र हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया था। वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया। वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज़ थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे। उनके ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की और जिन जिन को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा कि और कुछ सपोर्ट चाहिए तो खुद होके सेंटर से भी वो देने के कहा। लेकिन हम पूरी तरह से सभी की ट्रीटमेंट और बाकी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने गोवा हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि गोवा के शिरगांव में भगदड़ के कारण हुई मौतों से व्यथित हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय के सहयोग से अटॉर्नी जनरल कार्यालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मध्यस्थ और मध्यस्थ संस्थान एक साथ आएंगे ताकि वो मध्यस्थता प्रक्रिया पर चर्चा कर सकें और श्रेष्ठ परंपराओं को साझा कर सके। और आइए बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर और पश्चिम भारत में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी बारिश के लिए अलर्ट
जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज भी धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। कल दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। दोनों ही राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली मेट्रो आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। दिल्ली मेट्रो 3 मई 1995 को अस्तित्व में आया। तब से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लगातार विस्तार की ओर अग्रसर है। आज न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर शहरों में भी मेट्रो दौड़ रही है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए मेट्रो किसी वरदान से कम नहीं है। दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अस्तित्व में आए 31 साल हो गए हैं। दिल्ली मेट्रो से हर रोज लाखों मुसाफिर सफर करते हैं। आज दिल्ली मेट्रो दिल वालों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। लोगों को मेट्रो की सुविधा बेहद आसान और सरल लगती है। दिल्ली मेट्रो भारत में सबसे बड़ा और व्यस्ततम मेट्रो है और दुनिया की 9वीं सबसे लंबी मेट्रो प्रणाली, लंबी अवधि में और 16वीं सबसे बड़ी सवारी में है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्माण और संचालन के सपने को साकार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की समान इक्विटी भागीदारी के साथ कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 3 मई 1995 को पंजीकृत किया गया था। वहीं इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 2002 में रेड लाइन से शुरू हुई थी। सबसे पहली मेट्रो शाहदरा से 30 हजारी के बीच चलाई गई थी, जो 8.4 किलोमीटर तक चली थी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में दिल्ली मेट्रो के बढ़ते कदम से दिल्ली मेट्रो का नाम दुनिया के अग्रणी मेट्रो नेटवर्क में शुमार हो गया। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, पूरा दिल्ली को कनेक्ट करता है मेट्रो, तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा इजी है। मेट्रो ने धीरे धीरे इतनी सुविधाएं कर दी। हम खुद मेट्रो से, मैं गाड़ी मेरे पास है, लेकिन मैं मेट्रो से चलना प्रीफर करता हूँ। फरीदाबाद से मुझे इतनी गर्मी में मैं बस में नहीं आ सकता और मुझे मेट्रो से बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिल्ली जुड़ गई है इससे और अब तो यूपी तक जा रही है। इतनी साफ़ सफाई और इतना मतलब इतनी पंक्चुअलिटी जो कि है मेट्रो में, और मतलब टाइमली ट्रैवल होता है और पैसे भी लाइक मनी आल्सो सेव। इससे बेस्ट चीज़ है ही नहीं। आई फील मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी गाड़ी भी पार्क करके मेट्रो से ट्रेवल करते हैं। डीएमआरसी ने अपने नेटवर्क के विस्तार पर तेजी से काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2019 में दिल्ली मेट्रो के चरण 4 परियोजना को मंजूरी दी थी, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। फेज 4 में 3 प्राथमिकता वाले गलियारे शामिल है। इन 3 गलियारों की कुल लंबाई 61.679 किलोमीटर है। कुल 61.679 किलोमीटर में से 22.359 किलोमीटर भूमिगत और 39.320 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन के रूप में बनाया जाएगा। इन गलियारों में 46 स्टेशन होंगे, जिनमें से 17 स्टेशन भूमिगत होंगे, बाकी 29 स्टेशन एलिवेटेड सेक्शन के रूप में बनाए जाएंगे। वर्तमान में दिल्ली और एनसीआर में डीएमआरसी द्वारा 288 स्टेशनों के साथ लगभग 392 किलोमीटर की कुल 12 मेट्रो लाइनें संचालित की जा रही हैं। मेट्रो का नेटवर्क दिल्ली के साथ राजधानी की सीमा से सटे गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ तक पहुंच चुका है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नई दिल्ली के बीच एयरपोर्ट एक्सप्रेस लिंक के साथ दिल्ली विश्व के उन देशों में शामिल हो गई है जहां पर शहर और एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी है। दिल्ली मेट्रो अपने 3 दशक के सफर में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को समयबद्ध तरीके से अपनी यात्रा पूरी करने में सफलता मिल रही है। साथ ही साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस ये मेट्रो आम जीवन के लिए लाइफलाइन के रूप में सामने आई है। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने वाली ये मेट्रो अब देश के कोने कोने तक पहुंच रही है और इसे ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। कैमरा राज के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में भारत एक प्रमुख विनिर्माता के रूप में उभर रहा है। देश में एप्पल के आईफोन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को बढ़ाने की दिशा में हमारा देश अग्रसर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एप्पल के आईफोन की वैश्विक आपूर्ति में भारत एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। अपने प्रीमियम आईफोन के लिए जानी जाने वाली दिग्गज कंपनी एप्पल अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भारत में स्थानांतरित कर रही है।
एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा कि टैरिफ के कारण एप्पल की आपूर्ति बाधित हो रही है, जिसकी वजह से भारत में अधिक आईफोन बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन मेड इन इंडिया होंगे। हालांकि ट्रंप प्रशासन की लगातार कोशिश है कि एप्पल अपना उत्पादन अमेरिका में स्थानांतरित करे, लेकिन एप्पल के विनिर्माण को चीन से अमेरिका में स्थानांतरित करना एक चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि एप्पल ने दशकों की कड़ी मेहनत के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन तैयार किया है। ऐसे में एप्पल का ये फैसला न केवल कंपनी के लिए एक जीत है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 तक एप्पल अपने वैश्विक आईफोन का 25% तक भारत में निर्माण करने लगेगा। वहीं 2017 में ये उत्पादन 1% से भी कम था। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। भारत सिर्फ अपने घरेलू बाजार के लिए उत्पादन नहीं कर रहा है, ये यूरोप और अन्य क्षेत्रों में भी आईफोन निर्यात कर रहा है। इससे एक प्रमुख निर्यातक के रूप में भारत की छवि मजबूत हो रही है। एप्पल के सप्लायर भी भारत में अपना बेस बना रहे हैं। भारत की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और विनिर्माण में बढ़ती विशेषज्ञता के कारण भी एप्पल को अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन का विस्तार करने में मदद मिली है। भारत में प्रोडक्शन यूनिट्स स्थापित करके एप्पल न सिर्फ अन्य विनिर्माण केंद्रों में भू राजनीतिक तनाव से जुड़े जोखिमों को कम किया है, बल्कि उसे भारत की प्रतिस्पर्धी श्रम लागतों का भी लाभ मिला है और उसके बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ है। जैसे जैसे एप्पल भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, देश में रोजगार, निर्यात और कौशल विकास पर इसका असर साफ देखा जा सकता है। आईफोन आज भारत की प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। दरअसल एप्पल कई सालों से चीन में अपने उत्पादों का निर्माण कर रहा है, लेकिन कंपनी के इस फैसले के बाद अब निगाहें भारत की ओर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बार चुनाव में लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीजी और पीटर डटन की लिबरल पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में अभी लेबर पार्टी की सरकार है। चुनाव में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी सरकार दूसरी बार 3 साल के कार्यकाल के लिए संघर्ष करेगी। देश में सस्ते आवास की कमी, ऊंची ब्याज दरें और जीवाश्म ईंधन से पैदा बिजली को लेकर प्रमुख राजनीतिक दल पूरी तरह से विभाजित हैं। साथ ही चीन से निपटने के तरीकों को लेकर भी प्रमुख दलों में मतभेद है। ऐसे में विपक्षी नेता पीटर डटन ने कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री अल्बनीजी को घेरा है, पर अगर सर्वे की माने तो इस बार भी सीधा झुकाव लेबर पार्टी की ओर ही दिख रहा है। वहीं सिंगापुर में भी आम चुनाव के लिए मतदान जारी है। यह मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ पीएपी और विपक्षी वर्कर्स पार्टी के बीच है। सिंगापुर की सत्ता पर 1965 से ही कायम पीपुल्स एक्शन पार्टी यानी पीएपी के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में अपना किला बचाने का प्रयास कर रही है। वोंग ने पिछले साल मई में सिंगापुर के चौथे नेता के रूप में शपथ ली थी। चुनाव में सत्तारूढ़ पीएपी के सामने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मुसीबत बन सकते हैं। बढ़ती आय असमानता, महंगी होती आवास व्यवस्था, अप्रवासन के कारण बढ़ती भीड़ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों ने पीएपी की सत्ता पर पकड़ को कमजोर कर दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की सलाह पर संसद को भंग कर दिया था। और वहीं प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर आरसीबी के सामने है। मौका हार का बदला लेने का भी है, लेकिन बदले के साथ ही टीम को नया रूप देने का भी है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन से भले ही बाहर हो गई हो, लेकिन टीम यही चाहेगी कि इस सीजन के बाकी बचे मैचों में वो न केवल जीत दर्ज करे, बल्कि अपनी कमियों को भी बारीकी से परख सके। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 18 से चेन्नई सुपर किंग्स का पत्ता कट चुका है, लेकिन अब लड़ाई साख की है। लड़ाई अगले सीजन के लिए युवा तैयारियों को परखने की है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने धोनी की सेना जब जंग लड़ेगी, तब यही बात टीम के जहन में रहेगी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच की बात करें तो ये पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड के कारण यहाँ रन बनाना आसान होता है। पिच पर गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में सुविधा होती है।
शुरुआत में पिच पर थोड़ी नमी हो सकती है, जिससे तेज गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट दोनों मिल सकता है। स्पिनरों को बीच के ओवरों में हल्की टर्न भी देखने को मिल सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो टीम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बड़े खिलाड़ियों का ना चलना रहा है, फिर चाहे रविचंद्रन अश्विन रहे हों या रवींद्र जडेजा। यही नहीं, ऋतुराज गायकवाड़ का भी बीच टूर्नामेंट से चोट के चलते बाहर होना भी इस टीम के अभियान को बड़ा झटका दे गया। टीम इस सीजन आरसीबी से 17 साल बाद अपने घर पर भी हार गई। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो टीम 14 अंक के साथ प्लेऑफ में पहुंचने के मुहाने पर खड़ी है। इस टीम की कोशिश रहेगी कि प्लेऑफ में पहले या दूसरे स्थान पर खुद को रखा जाए। टीम के पास विराट कोहली और फिल सॉल्ट जैसे बल्लेबाज हैं, तो रजत पाटीदार के रूप में एक बेहतर कप्तान। वहीं गेंदबाजी में टीम के पास जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की पेस है, जबकि स्पिन गेंदबाजी में सुयश शर्मा और कृणाल पांड्या हैं। आंकड़ों में देखा जाए तो इन दोनों के बीच अब तक 35 मैच हुए हैं, जिसमें 22 में चेन्नई और 12 में बेंगलुरु ने जीत दर्ज की है। वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। इस सदर्न डर्बी के लिए दोनों टीमें तैयार हैं और जहां चेन्नई न सिर्फ हार का बदला लेने के इरादे से सामने होगी, बल्कि अपने फैंस को भी यहां से एक नया संदेश देना चाहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात करते हैं अगली खबर की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर राइट्स एंड राइट्स एनालिसिस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट बांग्लादेश प्रेस फ्रीडम थ्रोटल्ड अंडर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जारी की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के शासनकाल में बांग्लादेशी प्रेस पर संगठित और योजनाबद्ध तरीके से दमन किया गया। अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक कुल 640 पत्रकारों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 182 पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए, 206 पत्रकारों पर हिंसा की घटनाएं हुई, 167 पत्रकारों को मान्यता देने से इनकार किया गया और 85 वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी जांच शुरू की गई। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर पल बदल रही है